हेलो गाइस, इस वीडियो में हम बीए प्रोग्राम 4 सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के लिए हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस हैं उसके आंसर लाए हैं। जो हिस्ट्री के क्वेश्चन नेक्स्ट ईयर रिपीट हुए हैं और कुछ जो है इस ईयर भी आ सकते हैं। तो इसमें वो फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसका आंसर कंप्लीट करा रही हूँ। एंड अगर आपने क्वेश्चन की वीडियो नहीं देखी है तो मैं इस वीडियो के नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूँगी, आप वो क्वेश्चन रीड कर लेना। एंड यहाँ पे मैं वो क्वेश्चन के आंसर जो है डिस्कस करूँगी। इस वीडियो में मैं फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट करा रही हूँ। इसके बाद सेकंड वीडियो में इसका सेकंड क्वेश्चन जो है उसका आंसर आपको कंप्लीट कराऊंगी। सो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, इतिहासकारों के द्वारा 18वीं शताब्दी के भारत के विभिन्न मतों की विवेचना करिए। इस क्वेश्चन का मतलब है कि 18वीं शताब्दी का जो भारत रहा है, ठीक है, उसमें जो इतिहासकार थे, ठीक है, तो उनकी क्या विचारधारा थी, ठीक है, उनने क्या जो है वाद विवाद 18वीं शताब्दी के बारे में बताया है। ठीक, इस वीडियो में आपको इतिहासकार की विचारधारा को बताना है कि 18वीं शताब्दी को लेकर इतिहासकारों की कैसी विचारधारा थी। तो चलिए अपना को आंसर जो है वो स्टार्ट करते हैं। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच ये युद्ध हुआ था। इसके बाद बाबर की विजय हुई थी इस युद्ध में और बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। बाबर और उनके उत्तराधिकारी ने मुगल साम्राज्य को काफ़ी उन्नति तक पहुंचाया। मुगलों ने लगभग 3 शताब्दियों तक भारत के काफ़ी बड़े भूभाग पर अपना प्रभुत्व बनाए रखा, किंतु 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में, यानी कि जैसी 18वीं शताब्दी जो है स्टार्ट हुई, इसकी जो शक्ति थी और प्रतिष्ठा जो है उसमें तेज़ी से गिरावट आती गई। किसमें? मुगल साम्राज्य में। मुगल साम्राज्य की शक्ति और उसकी प्रतिष्ठा में तेज़ी से गिरावट आ गई और 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। और ऐसा कहा जाता है कि औरंगजेब जो है बहुत ही कट्टर पद्धति का शासक था। इसमें आपको क्या बताया है कि बाबर ने स्थापना की मुगल साम्राज्य की, ठीक है, 1556 में जो है पानीपत का युद्ध हुआ। इसके बाद बाबर ने जो है मुगल साम्राज्य को काफ़ी जो है उन्नति तक पहुंचाया और इसके बाद बाबर के बाद जो उनके उत्तराधिकारी रहे वो भी काफ़ी योग्य थे। उन्होंने भी उस समय मुगल साम्राज्य का काफ़ी विस्तार किया, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे 1707 में जो है 1707 से अगर पहले की बात करें, जब औरंगजेब की एंट्री होती है, ठीक है, तो औरंगजेब जब शासक बनता है मुगल साम्राज्य का, तो उसने काफ़ी सारी ऐसी नीतियाँ जो है लागू करी जो उस समय लोगों के लिए जो है काफ़ी कठोर नीतियाँ बनाई गई और लोग जो है विरोध करते थे। तो औरंगजेब क्या है उस समय लोगों में भी भेदभाव करता था, जबरन जो है धर्म जो है कबूलने को लोगों को विवश करता, ठीक है। तो औरंगजेब की कट्टर पद्धति भी जो है कहीं ना कहीं मुगल साम्राज्य का पतन का कारण माना जाता है, क्योंकि जब से जो है वो इधर उधर साम्राज्य में भेदभाव जो है पैदा हो जाएगी, ईर्ष्या की भावना पैदा हो जाएगी, तो राज्य जो है वो कमज़ोर हो जाएगा, ठीक है। तो जो औरंगजेब ने जो है अपनी शासन नीति की वजह से जो है लोगों में अराजकता फैला। इसके बाद 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई और उसके बाद उनके जो उत्तराधिकारी रहे उन्होंने जो है मुगल साम्राज्य की बागडोर को संभाला। हालांकि कुछ जो उत्तराधिकारी थे वो मुगल साम्राज्य की शक्ति को बनाए रखने में कायम हुए, ठीक है, थोड़ी बहुत उन्होंने शक्ति बनाए रखी, लेकिन बाद उसके 2-3 बाद जो उत्तराधिकारी हुए वो इतने अयोग्य सिद्ध हुए मुगल साम्राज्य को चलाने में कि उनके शासनकाल में मुगल साम्राज्य जो है पतन की ओर जाने लगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि औरंगजेब जो है बहुत ही कट्टर पद्धति का शासक था, बहुत ही क्रूर शासक था। और औरंगजेब शासन प्रणाली की वजह से, औरंगजेब की शासन प्रणाली की वजह से मुगल साम्राज्य पतन की ओर जाने लगा, क्योंकि औरंगजेब की नीति से जनता काफ़ी परेशान हो चुकी थी। और औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो उसके उत्तराधिकारी थे वह शासन को ढंग से चला नहीं पाए, इस कारण धीरे धीरे मुगल साम्राज्य का पतन होता गया। औरंगजेब के अयोग्य उत्तराधिकारी बाहरी आक्रमण से मुगल साम्राज्य की रक्षा नहीं कर पाए और धीरे धीरे मुगल साम्राज्य बाहरी देशों के अधीन होता गया, जिस कारण मुगल साम्राज्य जो है शक्तिहीन हो गया और पतन की ओर जाने लगा। इसके पतन के साथ ही साम्राज्य के सभी भागों में स्वतंत्र राज्य का उदय हुआ। मुगल साम्राज्य के पतन और क्षेत्र राज्यों के उदय की प्रक्रिया को लेकर इतिहासकारों में खूब बहस चली।
जैसा कि मैंने बताया कि औरंगजेब के बाद जो उनके आयोग उत्तराधिकारी हैं, ठीक है, उनकी वजह से जो मुगल साम्राज्य का जो है धीरे धीरे पतन होने लगा, क्योंकि जो बाहरी आक्रमण होते थे उससे जो है उनके उत्तराधिकारी जो है औरंगजेब के, वो जो है अपनी साम्राज्य की रक्षा नहीं कर पाए, जिस कारण जो बाहरी देश का आक्रमण है उसकी वजह से जो मुगल साम्राज्य की शक्ति है वो जो है मुगल साम्राज्य शक्तिहीन हो गया और बाहरी जो देश है, ठीक है, बाहरी देश के अधीन हो गया, ठीक है, यानी उसके अंडर में रहने लगा, उसके संरक्षण में रहने लगा। अब अगर हम बात करें कि मुगल साम्राज्य की जो शक्ति है, तो एक तरह से मान सकते हैं कि वो शक्तिहीन हो गया, क्योंकि सारा नियंत्रण जो था वो उसके मुगल साम्राज्य का वो बाहरी देशों पे जाने लगा, ठीक है। वो जब कुछ कहेंगे तभी मुगल साम्राज्य जो है वो कार्य करेंगे, ठीक है, और उनके बिना परामर्श के वो कार्य नहीं कर सकते, ठीक है। इस टाइप का उस समय हो गया था जब मुगल सत्ता कमज़ोर होने लगी थी, ठीक है। और जब मुगल सत्ता कमज़ोर होने लगी तो मुगल साम्राज्य ने, अगर हम बात करें बाबर की, और बाबर के जो उत्तराधिकारी रहे उन्होंने बहुत ही बड़े साम्राज्य का विस्तार किया, काफ़ी बड़े एरिया में, बड़े भूभाग में जो है मुगल साम्राज्य को फैला रखा था। तो उसमें क्या हुआ, जब मुगल सत्ता कमज़ोर होने लगी तो जो मुगल के अंडर के राज्य थे, ठीक है, वो जो है धीरे धीरे अपने आप को स्वतंत्र करने लगे और मुगल साम्राज्य से हटकर उन्होंने अपने अलग राज्य की स्थापना की, ठीक है। और मुगल साम्राज्य की इसी पतन को लेकर जो हमारे इतिहासकार हैं उनमें खूब बहस चलती रहती है। कोई जो है मुगल साम्राज्य के पतन का आर्थिक कारण मानता है, ठीक है, कोई उत्तराधिकारी की अयोग्यता को मानता है, ठीक है, और कोई इतिहासकार कहता है कि इससे हमें मुगल साम्राज्य को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। तो उसको हम डिस्कस करेंगे कि इतिहासकारों में क्या जो है वाद विवाद हुए, ठीक है, क्या उनकी सोच थी, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके बाद आगे हम देखेंगे कि मुगल साम्राज्य के पतन के कारण को लेकर जो इतिहासकार थे उनकी क्या विचारधारा थी, ठीक है, उसके बारे में देखेंगे। भारतीय इतिहास पर काम करने वाले क्रेविज स्कूल के इतिहासकारों और उनके समर्थक जादूनाथ सरकार ने 18वीं सदी को अंधकारमय युग कहा है। इतिहासकार जादूनाथ सरकार ने अपनी कृति यानी कि अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब में मुगल शासकों और कुलीन के चरित्र की गिरावट को मुगल साम्राज्य के पतन का कारण माना है। सरकार के अनुसार जादूनाथ सरकार के अनुसार औरंगजेब कट्टर धार्मिक व्यक्ति था, यानी कि बहुत ही क्रूर व्यक्ति था। उसने धर्म के आधार पर कुलीन और अधिकारियों के साथ भेदभाव किया। इस नीति के कारण कुलीनों में असंतोष फैल गया जो मुगल साम्राज्य के पतन का कारण बना। इसमें कहा गया है कि जो जादूनाथ सरकार है उन्होंने जो है अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब के बारे में लिखा है। इसमें औरंगजेब के बारे में लिखा है कि वो बहुत ही कट्टर पद्धति का शासक था, ठीक है, वो जबरन जो है लोगों को धर्म जो है परिवर्तन कराता था और ऐसी नीतियाँ बनाता था जिससे जो जनता है वो काफ़ी परेशान रहती थी, ठीक है। तो और काफ़ी सारे जो कर है उन्होंने विभिन्न प्रकार के कर लगा रखे थे, ठीक है, तो राजस्व की वसूली भी जो है वो अधिक करते थे, ठीक है। इसमें औरंगजेब के बारे में काफ़ी कुछ जो है जादूनाथ सरकार ने अपनी पुस्तक में लिखा है। इसके साथ ही साथ उनका कहना है कि जो कुलीन वर्ग थे वो जो है उनकी चरित्र गिरावट, यानी कि वो जो है भोग विलास में जो है लिप्त रहते थे, मदिरा पान में लिप्त रहते थे। इस कारण से जो जादूनाथ सरकार है वो कहते हैं कि जो कुलीन लोग हैं, कुलीन वर्ग है, वो भी कहीं ना कहीं मुगल के पतन का कारण है, क्योंकि औरंगजेब जो है वो धर्म के नाम पर जो है काफ़ी भेदभाव करता था। उसने जो है कुलीन और अधिकारियों के साथ काफ़ी भेदभाव किया, जिसके कारण जो कुलीन था उसमें जो है असंतोष फैल गया, ठीक है। वो एक तरह से औरंगजेब जो है उससे घृणा करने लगे और जैसे जो है मुगल साम्राज्य कमज़ोर होता गया, कुलीनों ने इस बात का फ़ायदा उठाया और वो जो है मुगल साम्राज्य से धीरे धीरे अलग हो गए। जब मुगल साम्राज्य से अलग हो गए तो मुगल साम्राज्य की शक्ति है वो भी जो है बट गई और ये जो है मुगल साम्राज्य के पतन का कारण बना। इसके बाद जो नेक्स्ट इतिहासकार हैं वो है सतीश चंद्र और उन्होंने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स इन द मुगल कोर्ट में मनसबदारी और जहांगीर व्यवस्था के बारे में बताया, ठीक है। तो मनसबदारी व्यवस्था वो व्यवस्था होती है जिसमें मनसब यानी कि एक पद होता है। मनसब का मतलब एक पद, ओहदा या पोजीशन, ठीक है। जैसे स्कूल में जो है टीचर की एक पोजीशन होती है, वकील की एक पोजीशन होती है, ठीक है। तो इस तरीके से मनसब जो है
वो एक पोजीशन होती थी और जिसको ये पोजीशन मिलती थी, ठीक है, जो इस पोजीशन को अचीव करता था उसको मनसबदारी कहते थे, ठीक है, उसे मनसबदार कहते थे। तो मनसबदार का मतलब समझ आ गया, एक तरह से ये ओहदा होता था, ठीक है, जो अकबर के द्वारा चलाया गया था। और जहांगीरदारी का व्यवस्था के बारे में मतलब ये होता है कि जो मनसबदार होते हैं जिनको एक पोजीशन दी जाती है तो उनको वेतन भी दिया जाता होगा, ठीक है। तो काफ़ी जो मनसबदार थे उनको वेतन दिया जाता था और कुछ मनसबदार को वेतन की जगह पर जहांगीर यानी कि एक भूमि दी जाती थी जिससे राजस्व यानी कि टैक्स वसूला करते थे, ठीक है। तो वो भूमि जो है उनको वेतन के तौर पे दी जाती थी, कुछ को वेतन दिया जाता था और कुछ को वेतन के स्थान पर जहांगीर जो है दी जाती थी, जिससे वो जो टैक्स है, जो राजस्व है, ठीक है, वो जो है उनका वेतन होता था। उस जहांगीर यानी कि उस भूमि से जितना भी टैक्स आएगा वो उनका वेतन होता। सतीश चंद्र के अनुसार औरंगजेब के शासनकाल के अंतिम वर्षों में मुगल साम्राज्य जो है वो मनसबदार और जहांगीरदार व्यवस्था को बनाए रखने में असफल सिद्ध हुए, क्योंकि मुगल साम्राज्य जहांगीरदार व्यवस्था के नाम पर लोगों से अधिक राजस्व वसूलने लगे, जिसके कारण लोगों में विद्रोह की भावना पैदा होने लगी और इस व्यवस्था को सही ढंग से न चला पाने की वजह से मुगल साम्राज्य पतन की ओर जाने लगा। इसमें जो है सतीश चंद्र के अनुसार ये कहा गया है, उन्होंने कहा है कि जो मनसबदारी व्यवस्था है और जो जहांगीरदारी व्यवस्था है उसको जो है औरंगजेब के शासनकाल के अंतिम वर्षों में जो है औरंगजेब जो है और उसके जो अयोग्य उत्तराधिकारी है वो जो है उसको व्यवस्था को बनाए रखने में असफल सिद्ध हुए, ठीक है। वो ये व्यवस्था को सही ढंग से नहीं चला पाए, ठीक है, क्योंकि जो मुगल साम्राज्य की जहांगीरदारी व्यवस्था थी तो उस समय के जो शासक थे उनने क्या किया कि जहांगीरदारी व्यवस्था के नाम पर लोगों से अधिक जो है राजस्व वसूलने लगे, ठीक है। जहांगीरदारी व्यवस्था क्या थी कि एक जहांगीर यानी कि एक जमीन जो है होती थी जिससे राजस्व वसूला जाता था, और राजस्व किससे वसूला जाता था, टैक्स किससे वसूला जाता था, वहाँ के रहने वाले लोगों से वसूला जाता था। तो इनके शासन में क्या हुआ था कि उन्होंने अधिक जो है टैक्स वसूलना स्टार्ट कर दिया था। जब अधिक टैक्स वसूलना स्टार्ट कर दिया तो लोग जो थे वो काफ़ी परेशान हो गए थे कि लोगों से काफ़ी ज़्यादा टैक्स वसूल रहे थे, जिससे लोगों के मन में जो है विद्रोह की भावना पैदा हो गई थी। और इसमें सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है किसानों को पड़ा था कि उनको बहुत ज़्यादा टैक्स देना पड़ता था, जिसकी वजह से किसान विद्रोह भी हुआ था, ठीक है। तो ये भी जो है एक कारण माना जाता है कि ये जो व्यवस्था है इसको जो है सही ढंग से जो मुगल साम्राज्य के जो बाद के उत्तराधिकारी हैं औरंगजेब हैं, ये जो है सही ढंग से नहीं चला पाए, ठीक है। इन्होंने जो है इसका गलत यूज़ किया और ये जो है मुगल साम्राज्य के पतन की ओर जाने का मेन जो है कारण बना। ये सतीश चंद्र के अकॉर्डिंग जो है उनकी विचारधारा है। नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद इतिहासकार इरफान हबीब ने अपनी पुस्तक द एग्रियान सिस्टम ऑफ मुगल इंडिया में मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों को अपने शब्दों में जो है बताने की कोशिश की है। और इरफान हबीब के अनुसार मुगलों का अधिक राजस्व की वसूली करना मुगल साम्राज्य के पतन का कारण बना, ठीक है। मुगल साम्राज्य का पतन का कारण बना कि मुगल जो हैं वो अधिक राजस्व की वसूली करने लगे, क्योंकि मुगल साम्राज्य किस वजह से वो राजस्व की अधिक वसूली करते थे, क्योंकि जो मुगल साम्राज्य है वो जो है अपने सेना का विस्तार करना चाहते हैं, ठीक है। तो सैन्य शक्ति को बढ़ाना चाहते थे, ठीक है। बड़ी से बड़ी जो है सेना जो है मुगल साम्राज्य के लिए तैयार की जाती थी उस समय, और बड़ी सेना रखने के लिए अधिक खर्च आता था, ठीक है, जिसके लिए मुगल साम्राज्य जो है अधिक राजस्व की वसूली करते थे। अधिक राजस्व यानी कि अधिक टैक्स की वसूली करते थे। और ये जो राजस्व की वसूली है ये किससे की जाती थी, ये की जाती थी किसानों से, और जिसने जो है किसानों के मन में जो है मुगलों के खिलाफ विद्रोह की भावना को पैदा किया, ठीक है, क्योंकि अधिक वसूली की वजह से किसान जो है काफ़ी जो है परेशान हो गए। इसके बाद जो है सारे किसानों ने मिलकर मुगल खिलाफ के जो मुगल है शासक है उसके खिलाफ विद्रोह किया, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया कि इरफान जो हबीब है उन्होंने क्या कहा है कि अधिक राजस्व की वसूली भी जो है मुगल का पतन का कारण, और वही जो सतीश चंद्र उनका भी मत जो है सेम ही है। उनके अकॉर्डिंग भी अधिक राजस्व की वसूली जो है मुगल साम्राज्य के पतन का कारण बना, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं।
इसके बाद नेक्स्ट इतिहासकार हैं मुजफ्फर आलम, और इनका कहना है कि 18वीं शताब्दी में मुग़ल शासक जागीरदारों, जमींदारों और कुछ स्थानीय राजाओं पर अपना नियंत्रण नहीं रख पाए, जो कि मुग़ल साम्राज्य के पतन का कारण बना। मुजफ्फर आलम के अनुसार 18वीं शताब्दी में मुग़ल साम्राज्य की आर्थिक व्यवस्था काफ़ी अच्छी थी, जिसकी वजह से मुग़ल साम्राज्य से जुड़े कुछ समुदाय जो है वो आर्थिक लाभ उठाने लगे थे, और इस आर्थिक लाभ के आधार पर उन समुदायों ने अपनी शक्ति को बढ़ावा दिया। ठीक है। सो इतिहासकार जो मुजफ्फर आलम है, उनका कहना है कि 18वीं शताब्दी में जो मुग़ल साम्राज्य की आर्थिक व्यवस्था है ये काफ़ी अच्छी व्यवस्था थी। किस टाइम की बात हो रही है? ये हो रही है बाबर के टाइम की बात हो रही है, जब बाबर ने जो है मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की। इसके बाद काफ़ी सारे उनके उत्तराधिकारी आए। ठीक है। उनके टाइम में आर्थिक व्यवस्था जो थी काफ़ी अच्छी थी। ठीक है। लेकिन जिसकी वजह से जो कुछ मुग़ल साम्राज्य से जुड़े जो कुछ समुदाय थे, जो मुग़ल साम्राज्य के अंडर में रहने वाले जो समुदाय थे, उन्होंने जो है आर्थिक लाभ जो है उठाने की कोशिश करी, और काफ़ी हद तक जो उन्होंने आर्थिक लाभ जो है उठाया और अपनी शक्ति को जो है मजबूत किया, तथा उन्होंने अपने प्रतिद्वंदियों के विशेष अधिकारों को भी हड़पने का प्रयास किया। ठीक है। तो जब मुग़ल साम्राज्य की व्यवस्था काफ़ी अच्छी थी, तो जो वहाँ के कुछ समुदाय थे, उन्होंने क्या किया, आर्थिक जो है लाभ उठाने की कोशिश करी, और इसी लाभ उठाने की होड़ में उन्होंने क्या किया, जो उनके प्रतिद्वंदी थे, ठीक है, जो उनके कंपटीशन जो है उनसे कर रहे थे, उनके भी अधिकारों को जो है उन्होंने हड़पने का प्रयास किया। ठीक है। और ये जो क्रियाकलाप था, ये जो कार्य हो रहा था, इस वजह से जो है मुग़ल साम्राज्य का जो राजनीतिक ढांचा था वो बिगड़ गया। ठीक है। क्योंकि जब मुग़ल साम्राज्य आर्थिक तौर पे जो है बिल्कुल फला फूला था, तो इस वजह से जो कुछ समुदाय थे अंडर में, उनके मन में लालच आया। ठीक है। उन्होंने जो है आर्थिक जो है लाभ उठाने का प्रयास किया, और जिसके वजह से उन्होंने क्या किया, जो उनके प्रतिद्वंदी थे, उनके भी अधिकारों को उनने हड़पने का प्रयास किया। इसके बाद 18वीं शताब्दी में मुग़ल साम्राज्य के पतन के कारण को लेकर जो मार्क्सवादी इतिहासकार हैं, उनका कहना है कि जब तक मुग़ल साम्राज्य मजबूत था, चाहे आर्थिक या राजनीतिक रूप की बात कर ले, ठीक है, जब तक मुग़ल साम्राज्य आर्थिक राजनीतिक रूप में मजबूत था, तब तक जो है मुग़लों की आर्थिक स्थिति जो है वो बहुत बेहतर थी। लेकिन जैसे जैसे मुग़ल सत्ता कमज़ोर होती गई, मुग़लों की आर्थिक स्थिति जो है वो भी बहुत कमज़ोर होती गई। इसके बाद मार्क्सवादी जो इतिहासकार हैं, वो कहते हैं कि मुग़ल सत्ता के कमज़ोर होने का कारण जो है मुग़ल शासन का सही ढंग से ना चला पाना। ठीक है। मुग़ल शासन को सही ढंग से ना चला पाना, और मुग़ल शासन के कुछ अयोग्य उत्तराधिकारी को मानते हैं। ठीक है। तो जो मार्क्सवादी इतिहासकार है, वो कहते हैं कि मुग़ल सत्ता जो कमज़ोर हुई, उसका कारण है कि जो मुग़ल शासन है उसको सही ढंग से चला नहीं पाए, और जो मुग़ल शासन के अयोग्य उत्तराधिकारी थे, उनकी वजह से जो है मुग़ल शासन का पतन हो गया। वही जो मार्क्सवादी विचारधारा वाले जो लोग हैं, उनका कहना है कि औरंगजेब के उत्तराधिकारी के काल में जो है आर्थिक पिछड़ापन जो है अधिक देखने को मिलता है। ठीक है। आर्थिक रूप से जो है देश जो है का उस समय वो राज्य जो है, साम्राज्य जो है वो काफ़ी पिछड़ गया था, जिससे उस समय समाज में भुखमरी और गरीबी जो है देखने को मिलती है। ठीक है। तो ये मार्क्सवादी इतिहासकार जो है, उनकी विचारधारा है कि मुग़ल का जो साम्राज्य का पतन है, वो जो है उनके जो अयोग्य उत्तराधिकारी थे, ठीक है, वो मानते हैं, और कहीं ना कहीं जो शासन को वो सही ढंग से नहीं चला पाए, सही ढंग से, उसको कारण मानते हैं, जिसके वजह से इनके काल में जो है आर्थिक जो स्थिति है वो काफ़ी ख़राब हो गई थी, जिससे समाज में भुखमरी और गरीबी जो है उस टाइम के समाज में देखने को मिलती है। अभी हमने जो है इतिहासकारों की विचारधारा को पढ़ा। ठीक है। अब हम देखेंगे निष्कर्ष की इसका निष्कर्ष क्या निकलता है। अतः हम कह सकते हैं कि 18वीं शताब्दी में हमें विभिन्न इतिहासकारों के बीच विभिन्न वाद विवाद देखने को मिलते हैं, क्योंकि 18वीं शताब्दी में तीव्रता से इतने महत्वपूर्ण परिवर्तन आए कि स्वाभाविक है लगभग हर विषय पर इतिहासकारों की व्याख्या जो है वो एक दूसरे से भिन्न है। ठीक है। तो जो 18वीं शताब्दी है, उसको लेकर जो इतिहासकार हैं, उनकी जो विचारधारा है वो एक दूसरे से बहुत भिन्न है, और इन्हीं कारणों से जो है
इन्हीं कारणों से जो मुग़ल साम्राज्य है उसका कोई एक कारण नहीं बताया जा सकता, कोई एक रीज़न जो है नहीं कहा जा सकता है मुग़ल साम्राज्य के पतन के कारण के बारे में, क्योंकि जो इतिहासकार हैं वो मुग़ल साम्राज्य के पतन के बारे में अपनी अलग अलग विचारधारा रखते हैं। किसी इतिहासकार के अकॉर्डिंग मुग़ल साम्राज्य के पतन का जो मेन कारण माना जाता है वो उस समय के आयोग जो उत्तराधिकारी रहे हैं उनको माना गया है, और कहीं ना कहीं जो है मुग़ल साम्राज्य के पतन का कारण जो है मनसबदारी और जागीर व्यवस्था के जो व्यवस्था है उसको सही ढंग से जो है नहीं चला पाना कोई मानते हैं। यहीं अगर किसी कोई और इतिहासकार की बात करें तो कुछ इतिहासकार जो है उस समय जो है जो परिवर्तन हो रहा था, ठीक है, 18वीं शताब्दी में जो काफ़ी तीव्रता से परिवर्तन हो रहा था, चाहे हम आक्रमण की बात करें, युद्धों की बात करें या बाहरी देश के आक्रमण की बात करें, ठीक है, उस वजह से भी जो है मुग़ल शक्ति जो है कहीं ना कहीं कमज़ोर हो रही थी। तो 18वीं शताब्दी में परिवर्तन जो है काफ़ी तीव्र गति से हुआ, चाहे वो सामाजिक तौर पे कहें, चाहे आर्थिक तौर पे कहें या सांस्कृतिक तौर पे जो है वो कहें, तीनों ही तौर पर परिवर्तन में काफ़ी तीव्रता जो है उस समय देखने को मिलती है। इसके बाद अगर हम कुछ इतिहासकारों की बात करें तो कुछ इतिहासकारों के अकॉर्डिंग मुग़ल साम्राज्य के पतन में जो है प्रशासनिक अव्यवस्था भी एक प्रमुख कारण मानी जाती है, यानी कि जो उस समय का प्रशासन था वह व्यवस्थित नहीं था, इतनी व्यवस्थित ढंग से जो है चलाया नहीं गया, और इस अव्यवस्था के कारण जो है जहांगीर जो व्यवस्था थी उसमें जो है जहांगीर व्यवस्था को संकट का जो है जहांगीर व्यवस्था में संकट आया, और मुग़ल साम्राज्य ने जो है अपनी सैन्य शक्ति को मजबूत करने के लिए क्या किया, जहांगीर भूमि जो है उसको खालसा भूमि में परिवर्तित कर लिया। खालसा भूमि यानी कि जहांगीर भूमि वो होती है जो लोगों को, जैसे मनसबदार जो है किन्हीं को वेतन दिया जाता है और किन्हीं को जो जहांगीर से राजस्व यानी कि जो कर वसूला जाता है उसको जो है वेतन के तौर पे दिया जाता है। तो जब जहांगीर भूमि को खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया गया, खालसा भूमि यानी कि जो मुग़ल साम्राज्य है वो खालसा भूमि उनकी, यानी कि उन सिर्फ मुग़ल साम्राज्य के जो राजा हैं उन्हीं का उन पे अधिकार रहेगा, ठीक है, मनसबदारों का उन भूमि पे कोई अधिकार नहीं है। तो काफ़ी सारी ऐसी जो जागीर भूमि थी उसको खालसा भूमि में परिवर्तन कर लिया गया, जिसके वजह से क्या हुआ कि मनसब तो बहुत सारे हैं, ठीक है, पद ओहदा में जो है वो बहुत सारे लोग थे, ठीक है, लेकिन जो राजस्व जिसको दिया जाता था जो जागीर थी उसमें कमी आ गई, क्योंकि जो आधी जागीर जो थी उनको जो मुग़ल साम्राज्य उनने क्या किया, खालसा भूमि में परिवर्तित कर लिया। क्योंकि वो अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाना चाहते थे, उसके लिए खर्च अधिक लगता था, जिसके वजह से जो है उन्होंने भूमि को जागीर भूमि को खालसा भूमि में परिवर्तित कर लिया, यानी कि अब वो अपने यूज़ करते थे उस भूमि को। और इसकी वजह से क्या हुआ, जब जागीर में कमी आ गई तो जो जमींदार और कुलीन वर्ग है उनमें अराजकता फैल गई, क्योंकि वो उनके हिस्से की थी, उनसे वो राजस्व जो है वसूलते थे उस भूमि से, और वो उनको वेतन के तौर पे जो है यूज़ करते थे। तो उसकी वजह से इन दोनों में, जमींदारों और कुलीनों में जो है अराजकता फैल गई, क्योंकि इनको भी जो है वो जागीर जो राजस्व है वो मिलता था। इसके बाद जैसे जैसे मुग़ल साम्राज्य जो है कमज़ोर होता गया तो कुलीन वर्ग जो मुग़ल साम्राज्य के अधीन थे, ठीक है, उसके अंडर में थे, वो जो है मुग़ल साम्राज्य के कमज़ोर होने पर मुग़ल साम्राज्य से अलग हो गए, ठीक है, और उन्होंने अपनी एक अलग जो है शक्ति स्थापित कर ली, अपना एक अलग राज्य स्थापित कर लिया। इसके कारण क्या हुआ कि स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्य जो है उत्पन्न होने लगे, क्योंकि जो शक्तियाँ हैं वो धीरे धीरे अलग होने लगी, उन्होंने अपने अलग अलग राज्य जो है उन्होंने स्वतंत्र राज्य की स्थापना करी, और इससे इन्होंने जो क्या किया, इन्होंने अपने पुनर्गठन की प्रक्रिया जो है शुरू कर दी, ठीक है, यानी कि अपने राज्य को इन्होंने अलग करा, अपनी एक अलग राज्य बनाए, उसका पुनर्गठन किया, उसको अच्छे से जो है चलाया, और इस तरह जो है फलस्वरूप क्या हुआ कि क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हो गया, ठीक है, छोटी छोटी शक्तियों का उदय होने लगा, और छोटी छोटी शक्ति जब उदय होने लगी तो उसी में से एक बड़ी शक्ति जो है सबसे पहले निकली, जिसका नाम है मराठा शक्ति, ठीक है, मराठा शक्ति का उदय हुआ। इसके बाद काफ़ी सारी शक्तियाँ हैं जिसमें मैसूर, पंजाब, ये सारी शक्तियाँ आती हैं, ठीक है, तो धीरे धीरे इन शक्तियों का उदय हुआ, और जब ये शक्तियों का उदय हुआ तो मुग़ल साम्राज्य से और इन शक्ति के बीच में जो है युद्ध हुआ, और उसमें जो है मुग़ल साम्राज्य बहुत बुरी तरह से
जो है हार गया और उनकी जो चाहे आर्थिक तौर पे हो चाहे राजनीतिक तौर पे हो काफ़ी जो है मुग़ल साम्राज्य का नाश हुआ और मुग़ल साम्राज्य जो है धीरे धीरे अंत तक पहुँचे। सो गाइज़ आपका ये आंसर जो है वो कंप्लीट होता है एंड इसके बाद हम सेकंड आंसर करेंगे। जो आपका सेकंड क्वेश्चन होगा 18वीं शताब्दी जो है वो परिवर्तन का काल नहीं बल्कि निरंतरता का काल है, यानी कि संघर्ष का काल है, इसके बारे में बताना है। उसको जो है हम सेकंड वीडियो में कंप्लीट करेंगे उसके आंसर को, और उसका लिंक जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। और अगर आपने क्वेश्चन की वीडियो नहीं देखी है तो आप देख लेना, उसका भी लिंक मैं जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी और वीडियो के एंड में भी डाल दूँगी। तो आप क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेना, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, तो एक बार उन क्वेश्चन को जो है आप रीड कर लेना। एंड गाइज आई होप मेरी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।